तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि WWE कोई आजकल की ऐसी मुंह उठा के आई हुई कंपनी नहीं है, बल्कि WWE आज से काफ़ी साल पहले से आई हुई थी पूरी रेसलिंग कंपनी के अंदर, या फिर कह लो प्रो रेसलिंग की जो शुरुआत है एक तरह का हमें WWE करते हुए नजर आई थी। और उस टाइम या फिर कह लो इनिशियल स्टेज के अंदर WWE का इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने का रीज़न था उस टाइम के उनके कमाल के खतरनाक सुपरस्टार्स के कैरेक्टर, जैसे अपने जॉन सीना हो गए, अपने स्टोन कोल्ड हो गए, शॉन माइकल, मिक फोली, ग्रेट खली हो गए अपने इंडिया के, और WWE के ऐसे 8 सुपरस्टार्स के बारे में डिस्कस करने वाले जिनको WWE अपने नेक्स्ट मिक फोली, बिग शो, शॉन माइकल, स्टोन कोल्ड, खली, अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो और नेक्स्ट जॉन सीना बनाना चाहती थी। लेकिन WWE इस चीज के अंदर पूरे तरीके से कंप्लीट फेल हो गई। अब वो क्यों फेल हुई, उसका रीजन क्या था, कौन से वो सुपरस्टार थे जिसको WWE ने अपने नेक्स्ट जनरेशन वाला सुपरस्टार बनाने का ट्राई किया, और उन्होंने गिमिक कॉपी करने का एक तरह का ट्राई किया रे मिस्टीरियो, अंडरटेकर, जॉन सीना और भी काफी सारे सुपरस्टार्स का। तो वीडियो का शायद टॉपिक आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन वीडियो को आप लोग देखो, आपको मजा काफी आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आपको याद तो होगा मिक फोली का WWE के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हुआ करते थे, और मिक फोली मेनली तब से फेमस हुए थे जब अंडरटेकर ने उन्हें हेल इन अ सेल के ऊपर से फेंक दिया था, ऊपर से उन्होंने चोक स्लैम लगाया था और मैनकाइंड गलती से हमें नीचे गिरते हुए भी नजर आए थे। अब उस टाइम जो मिक फोली का क्रेज था आप सभी को याद ही होगा, वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। इनफैक्ट अगर आपको हार्डकोर रेसलिंग को डिस्क्राइब करना, आप मिक फोली का यहाँ पर ईजिली नाम ले सकते हो। और WWE ने मिक फोली का जो सेम हूबहू कैरेक्टर है वो हमारे एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार के अंदर कॉपी करने का ट्राई किया था कि भाई शायद हम अगला जो मिक फोली है वो अपने इस वाली जनरेशन सुपरस्टार के अंदर ढूंढ सकते हैं। और वो सुपरस्टार थे फॉर्मर WWE सुपरस्टार द लुनेटिक फ्रेंच डीन एम्ब्रोस। अभी फिलहाल जरूर वो जॉन मॉक्सली होंगे, लेकिन डीन एम्ब्रोस को जो उस टाइम क्रेज था वो काफी ज्यादा कमाल का था। डीन एम्ब्रोस हमें एक तरह के कंप्लीटली नए मिक फोली बनते हुए नजर आए थे। अगर आपको याद होगा, आई थिंक वो 2015 या फिर 16 के आसपास का टाइम था जब डीन एम्ब्रोस को लुनेटिक फ्रेंच के नाम से जाना जाता था। अपने मैच के अंदर वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे, स्पेशली TLC मैचेस के अंदर। भाई पता नहीं वो कहां से कूद जाते हैं। हेल इन अ सेल का उनका मैच हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ, जब सेथ रॉलिंस एक हील सुपरस्टार थे। उस मैच के अंदर भी उन्होंने मिक फोली वाले कांड किए थे, और उन्होंने सेथ रॉलिंस को और अपने आप को हेल इन अ सेल के ऊपर से कूदा दिया था। वो चीजें बहुत ज्यादा क्रेजी थी और सभी ऑलमोस्ट ये मान चुके थे कि डीन एम्ब्रोस अगले मिक फोली बन चुके हैं। साथ ही में डीन एम्ब्रोस ने अपने फेस भी किया था ब्रॉक लेसनर का, अगर आपको याद होगा रेसलमेनिया शो के अंदर। और उससे पहले डीन एम्ब्रोस इतने ताकतवर थे नहीं कि वो ब्रॉक का आमना सामना कर पाते, तो मिक फोली भी हमें शो पर आते हुए नजर आते हैं, और वो कुछ अपने टूल्स वगैरह जो हार्डकोर बनने के वो देते हुए नजर आते हैं डीन एम्ब्रोस को। इससे साफ पता लगता है कि WWE अपना जो अगला मिक फोली है वो डीन एम्ब्रोस के अंदर ढूंढ रही थी। रेसलमेनिया का मैच होता है, ब्रॉक को काफी बुरी मार पड़ती है डीन एम्ब्रोस की तरफ से, और ज्यादा मुक्का और लात की बरसात नहीं होती, बल्कि दिमाग से कुछ वेपन्स की बरसात होती है जॉन मॉक्सली या फिर अपने डीन एम्ब्रोस के थ्रू, जो कि हमें मिक फोली ने देते हुए नजर आते हैं। अब WWE काफी अच्छा चल रही थी डीन एम्ब्रोस के इस कैरेक्टर के साथ, वो WWE चैंपियन बनते हैं, काफी ज्यादा फैंस खुश थे उनके चैंपियन बनने से। लेकिन जब WWE उनका हील टर्न प्लान करते हैं, वहीं से जो पूरा अपना काम था कह लो WWE डीन एम्ब्रोस को अगला मिक फोली बनाने का, वो में काम तमाम करती हुई नजर आती है। और शायद यही वो मोमेंट था जब WWE पूरे तरीके से फेल हो जाती है, और मेरे हिसाब से यही रीजन भी था क्यों डीन एम्ब्रोस हमें कंपनी को लीव करते हुए नजर आते हैं। और मेरे हिसाब से अगर वो पुराना वाला कैरेक्टर रखती जो कि मिक फोली टाइप का उनका कैरेक्टर था, तो शायद डीन एम्ब्रोस स्टिल WWE के अंदर रहते, शायद वो भी काफी तगड़े रेटिंग ड्रॉ वाले सुपरस्टार जरूर बन जाते। उनका मेरे हिसाब से उस टाइम वाला कैरेक्टर से मुझे ही नहीं, आप में से भी काफी सारे लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन WWE मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के अंदर डीन एम्ब्रोस में तब फेल होती है जब मेनली होता है डीन एम्ब्रोस का हील टर्न। अब जो अगला WWE ने अपने पुराने सुपरस्टार का कह सकते हो गिमिक कॉपी करने का ट्राई किया, वो हम आए थे वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट द बिग शो। और WWE ने अपना अगला बिग शो ढूंढ निकालने का काफी ट्राई किया द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के अंदर। ब्रॉन स्ट्रोमन एक्चुअल में वाइट फैमिली के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन वाइट फैमिली से अलग होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद का जो डोमिनेटिंग टाइम था ब्रॉन स्ट्रोमन का, वो तो आपको याद ही होगा। ब्रॉन स्ट्रोमन इनफैक्ट मार्क हेनरी को हराते हुए नजर आते हैं वो रॉ के एपिसोड के अंदर, चाहे स्टील केज मैच हो चाहे कोई मर्जी मैच हो, और हमें वो बिग शो को भी हराते हुए नजर आते हैं। और ये सिर्फ एक
या फिर 2 बार नहीं था, बल्कि WWE ने मल्टीपल टाइम दिखाया कि ब्रॉन स्ट्रोमन अब बिग शो से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब कुल मिला के WWE में ये बताना चाहती थी कि ब्रॉन स्ट्रोमन अगले बिग शो है, लेकिन WWE भी यहाँ पर कंप्लीटली फेल तब हो जाती है जब ब्रॉन स्ट्रोमन हमें एक बहुत लंबे टाइम तक भी कोई भी टाइटल जीते हुए नहीं नजर आते। ऐसा नहीं कि ब्रॉन स्ट्रोमन को टाइटल मैचेस मिले नहीं थे, बल्कि ब्रॉन स्ट्रोमन को टाइटल मैचेस मिलते हैं और उन टाइटल मैचेस के अंदर वो हमें हारते हुए नजर आते हैं। उनका ब्रॉक के साथ भी मैच होता है, सबको ये लग रहा था कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन जीतेंगे, भाई वो कितने ज्यादा ताकतवर हैं, पावरफुल हैं। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज WWE यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को फेवर करती, जो कि मेरे हिसाब से गलत ऑप्शन नहीं था। और ये वो मोमेंट था जब WWE पूरे तरीके से फेल होती है। और अभी फिलहाल ब्रॉन स्ट्रोमन की आप हालत देख ही पा रहे हो क्या हो रही है। भाई कोई छोटा मोटा सुपरस्टार भी आता है, वो भी ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा जाता है। और शायद मेरे हिसाब से ये वो मोमेंट है जब WWE अपना अगला बिग शो WWE के अंदर ढूंढने में पूरे तरीके से नाकामयाब हो गई। अब अगर मैं एक और लेजेंडरी कैरेक्टर की बात करूं, आपको याद होगा वो कैरेक्टर है अपने हार्ट ब्रेक किड यानी कि शॉन माइकल का। शॉन माइकल WWE के अंदर एक करिश्मेटिक सुपरस्टार जरूर है, लेकिन उनका जो पूरा स्टाइल वगैरह था, उनके जो सारे मूव्स थे, उनका जो पूरा फुर्ती वगैरह थी, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ मुझे उनके अंदर लगती है। और WWE ने अपना अगला शॉन माइकल ढूंढने का ट्राई किया द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर के अंदर। अगर आपको याद होगा, थोड़ा मैं कहूँगा कौन सा टाइम था, 2014 या फिर 15 के आसपास ही, जब WWE के अंदर एक बहुत ज़्यादा कमाल की स्टोरी लाइन चल रही थी टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी के बीच। और हमें जो जिगलर है वो टीम सीना का पार्ट होते हुए नजर आते हैं। और मेरे हिसाब से मैच जो है पूरा टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी वाला बहुत ज़्यादा कमाल का था। टीम सीना एलिमिनेट बहुत जल्दी होती हुई नजर आती है, बीच में बिग शो भी दगाबाजी करते हैं, लेकिन आखिर में जो जिगलर है वो हमें सभी सुपरस्टार्स को हराते हुए नजर आते हैं। और मेरे हिसाब से वहां से जिगलर की जो रेजिलेंसी है, जो शॉन माइकल का पूरा स्टाइल है WWE वो हमें दिखाती हुई नजर आती है। धीरे धीरे करके जो शॉन माइकल जैसे मूव सेट था पूरा हमें जिगलर कॉपी एक तरह का कह सकते हो करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनका भी स्टाइल या फिर कैरेक्टर वैसे ही था जैसे अपने शॉन माइकल का था। इनफैक्ट जो स्वीट चेन म्यूजिक जैसा स्टाइल है वो भी हमें जिगलर जब रिंग साइड के ऊपर जाते हैं, सॉरी रिंग साइड नहीं, जब टर्न बगल के पास जाते हैं वो कॉपी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेनली जब WWE बहुत ज़्यादा क्लोज थी अपना शॉन माइकल अगला ढूंढने के लिए, वो फेल तब हो जाती है जब जिगलर हमें अपनी बहुत ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंस देने के बाद कुछ ही महीनों बाद WWE के अंदर एक जॉबर बनते हुए नजर आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई WWE जिगलर को इतना बेकार यूज़ कर सकती है। उसके थोड़े टाइम बाद ज़रूर से वो US चैंपियन बने, उनका फिर से थोड़ा मोमेंटम बना, लेकिन फिर से WWE ने पूरा गवा दिया। और अभी फिलहाल उनका आप हाल देख ही पा रहे हो। ज़रूर वो स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती है। और WWE जब ज़्यादा क्लोज थी शॉन माइकल अपना अगला ढूंढने के लिए, वो जिगलर के अंदर कंप्लीटली इसी मोमेंट पर फेल होती है। अगर मैं बात करूँ WWE के अंदर एक और तगड़े सुपरस्टार की, तो एक नाम आता है सामने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। और मेरे हिसाब से WWE फेलियर के बीच में एक सक्सेसफुल चीज़ भी ढूंढ पाते हैं, और WWE अपना अगला स्टोन कोल्ड हमें ढूंढती हुई नजर आती है अपने करंट द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस के अंदर। अब सारे फेलियर के तो बारे में बात करेंगे, नहीं कुछ सक्सेसफुल भी बात करते हैं। तो अभी फिलहाल जो केविन ओवेंस है वो WWE के अंदर ना ही एक हील सुपरस्टार और ना ही वो एक कंप्लीट बेबी फेस स्टार है। उनके मूड का भी स्टोन कोल्ड की तरह कुछ भरोसा होता नहीं है कि वो सामने वाले को हमें स्टनर लगाते हुए नजर। और आई थिंक ये एक सक्सेसफुल चीज़ है जो कि WWE अपने पुराने कैरेक्टर से लेकर इस जनरेशन वाले सुपरस्टार के अंदर ढूंढ पाई है। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग एग्री करेंगे ज़रूर से, केविन ओवेंस नेक्स्ट WWE के अंदर स्टोन कोल्ड हैं। अब जो अगला WWE सुपरस्टार ढूंढने का ट्राई कर रही है वो अपने इंडिया के सुपरस्टार थे, और वो थे WWE के अंदर ग्रेट खली। और मेरे हिसाब से WWE अपना ग्रेट खली ढूंढने का अगला ट्राई कर रही है द जायंट ओमोस के अंदर, क्योंकि जब मैंने ओमोस का रेसलमेनिया का डेब्यू देखा मुझे सेम ग्रेट खली वाले डेब्यू की याद आ गई। ग्रेट खली आए थे और उन्होंने आते सर ही अंडरटेकर को भाई धज्जियां उड़ा के उन्होंने रख दी थी, और वैसे ओमोस ने किया। ओमोस आए और उन्होंने WWE की ग्रेटेस्ट टैग टीम द न्यू डे को पूरे तरीके से तहस महस करके रख दिया। रॉ के एपिसोड में उनका टाइटल डिफेंस होता है और वहां पर भी ओमोस हमें सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हुए नजर आते हैं। तो देखते हैं भाई आने वाले टाइम में WWE चीज के अंदर कंप्लीटली तरीके से सक्सेसफुल हो पाती या फिर नहीं। आपके हिसाब से क्या WWE द जायंट ओमोस के अंदर ग्रेट खली ढूंढ पाएगी या फिर नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। अब द फिनॉम डेथ रेडमैन अंडरटेकर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अंडरटेकर WWE के एक लेजेंड नहीं बल्कि सुपर लेजेंड है। अभी रिसेंटली वो WWE से कंप्लीटली हमें रिटायरमेंट लेते हुए नजर, और लगता भी नहीं ऐसा कि एक बार फिर से हमें अंडरटेकर WWE के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। लेकिन टाइम टू टाइम WWE को मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 30 के अराउंड ही लग रहा था जब उनकी स्ट्रीक रेसलमेनिया खत्म हुई थी कि भाई अब अंडरटेकर
WWE से रिटायरमेंट काफ़ी जल्दी लेने वाले हैं और ज़्यादा टाइम अंडरटेकर के पास उनके WWE करियर के लिए बचा नहीं है। वो अलग बात है कि अंडरटेकर ने उसके बाद भी 5-6 साल हमें लगातार रेसल करते हुए नजर आए और काफ़ी कमाल के उन्होंने मैचेस दिए, जितने भी उन्होंने मैचेस रेसल किए हैं। और शायद इसमें मेरा बिलीव भी हो सकता है कि WWE अपना ब्रेव आर्ट के अंदर अगला अंडरटेकर ढूंढना चाहती थी, जिसमें वो फेल हो गई और उसके बाद उन्होंने फील्ड का जो करेक्टर है वो किया इंट्रोड्यूस। अब आपने रे मिस्टीरियो का नाम तो सुना होगा, वो अलग बात है। फिलहाल रे मिस्टीरियो को जो बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। वैसे रे मिस्टीरियो ने खुद ही कहा है कि उनका जो पूरा ध्यान अभी फिलहाल डोमिनिक मिस्टीरियो के फ्यूचर के ऊपर है कि वो WWE के अंदर आने वाले टाइम में कैसे कम्पीट करते, जो कि ज़रूर से एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग का टाइम याद होगा जब रे मिस्टीरियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, स्पेशली मैं कहूँगा जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो अंडरडॉग थोड़े अपने आप को समझते हैं रियल लाइफ के अंदर, तो वो रे मिस्टीरियो के इस करेक्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल भी बन गए थे। और शायद यही रीज़न था रे मिस्टीरियो की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी का। फिर हमें रे मिस्टीरियो WWE से कुछ टाइम के लिए बाहर जाते हुए नजर आते हैं। फिर WWE के अंदर रे मिस्टीरियो जैसे और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार्स आते हैं, जैसे सीन कारा हो गए, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कलिस्टो को। मेरे हिसाब से WWE कलिस्टो के अंदर अपना अगला रे मिस्टीरियो ढूंढ रही थी। आपको याद होगा कि कलिस्टो ने काफ़ी अच्छे बीच में परफॉर्मेंस दिखाई थी। इनफैक्ट एलिमिनेशन चेंबर में उनकी परफॉर्मेंस आती है, उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बनते हैं और रायबैक के खिलाफ भी इनफैक्ट वो रेसलमेनिया के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो रे मिस्टीरियो के साथ WWE कर रही थी कि एक बड़ा और तगड़ा जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, उसके खिलाफ अपने एक छोटे सुपरस्टार को रेसल करवाना। और कलिस्टो के अंदर मेरे हिसाब से वो सारी कैपेबिलिटीज थी जो कि WWE रे मिस्टीरियो के अंदर ढूंढ रही थे। काफी कमाल की कलिस्टो सुपरस्टार जरूर थे। अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल उन्हें WWE से रिलीज दे दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से WWE तब फेल हो जाती है जब वो कलिस्टो को पुश तो जरूर देती है, लेकिन जो ऑडियंस है उस चीज पर ध्यान नहीं देती है। अब आप लोग कमेंट के अंदर बताना कि आप में से कितने लोगों को अभी तक ये याद नहीं है कि कलिस्टो WWE के अंदर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं, क्योंकि WWE ने अपना पूरा ट्राई हार्ड किया कि वो अगला रे मिस्टीरियो ढूंढ पाए कलिस्टो के अंदर, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि ऑडियंस ने उस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज सीधा प्रूव करती है कि रे मिस्टीरियो जरूर WWE के अंदर अभी फिलहाल पूरे तरीके से क्या कहते हैं यार उस इंग्लिश में भी थोड़ी कमजोर जरूर है कि रिप्लेसेबल वो है नहीं WWE के अंदर। और शायद इसीलिए WWE ने एक बार फिर से रे मिस्टीरियो की रिटर्न भी करवाई थी। अब जो फाइनल WWE चीज ढूंढने का ट्राई कर रही थी वो थे अपने नेक्स्ट नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने WWE के अंदर इतना नाम और इतनी पहचान बना ली थी कि वो आराम से कोई भी शो के ऊपर 2.5 मिलियन या फिर 3 मिलियन हमें व्यूवरशिप लाते हुए नजर आते। अब जॉन सीना का इतना ज्यादा करिश्मा बन गया था, लेकिन एक टाइम आता है जब जॉन सीना ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें WWE को लीव करना है और उन्हें जाना है हॉलीवुड के अंदर। तो अब WWE भैया पूरी कंफ्यूज पड़ी कि अगर जॉन सीना चले जाएंगे तो हम अगला जॉन सीना किसके अंदर ढूंढ निकालें। और वो ढूंढ निकालते WWE ट्राई जरूर करती है, लेकिन वो ढूंढ निकालती है हमारे फॉर्मर ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर यानी कि बिग डॉग के अंदर, जो कि है हमारे रोमन रेंस। अगर आपको याद होगा जब रोमन रेंस ने रॉयल रंबल का शो जीता, उन्होंने फेस किया ब्रॉक का रेसलमेनिया के अंदर, उसके बाद WWE ने जिस तरीके से बुक किया रोमन को, उनका पूरा ट्राई हार्ड यही था अंडरटेकर को हराने के बाद भी कि अब हम लोग पूरे तरीके से देने वाले हैं रोमन को काफी तगड़ा पुश और उसे किसी ना किसी तरह जॉन सीना से हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जॉन सीना के जाने के बाद WWE को बहुत तगड़ा नुकसान हो जाए। फिर धीरे धीरे होता क्या है, WWE के अंदर रोमन जरूर एक बेबी फेस थे, लेकिन उन्हें बू वाला रिएक्शन मिलना शुरू हो जाता है, काफी कम होता है WWE के अंदर जब आपके टॉप बेबी फेस सुपरस्टार को जिसको आप बनाना चाहते हो उसे एक नेगेटिव रिएक्शन मिलता हुआ नजर आए। अब WWE इस चीज को भी इग्नोर करती है और WWE लगातार रोमन को टाइटल अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज देती है। जरूर रोमन कुछ में हमें हारते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन मोस्टली चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हो, हमें रोमन रेंस उस मैच के अंदर जीतते हुए नजर आते हैं। अब WWE को ये लगा कि भाई ये मुझसे पुश देंगे तो आने वाले टाइम में ऑडियंस किसी ना किसी तरह जरूर इसे एक्सेप्ट कर लेगी एज नेक्स्ट जॉन सीना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। WWE हो जाती है पूरे तरीके से फेल। और अगर आपको याद होगा उनकी लुकीमिया वाली अनाउंसमेंट से पहले भी जब रोमन यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, उन्हें काफी तगड़ी भू का सामना करना पड़ा था। जरूर इंडिया के अंदर वो काफी फैन फेवरेट थे, लेकिन अमेरिका के अंदर कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पर WWE पूरे तरीके से फेल हो जाती है रोमन को नेक्स्ट जॉन सीना बनाने के लिए, जब ऑडियंस ही रोमन को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन फाइनली अब रोमन के पास उनकी खुद की एक नई पहचान है और रोमन रेंस जरूर अब जॉन सीना के रिप्लेस नहीं कहूंगा मैं, बल्कि जॉन सीना के लेवल के आ चुके हैं। अभी फिलहाल वो हमारे ट्राइबल चीफ है और शायद
शायद उनका हील टर्न करना, उन्हें WWE के अंदर ट्राइबल चीफ बनाना सिर्फ WWE के लिए ही नहीं बल्कि रोमन के करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो भाई ये थी एक बकबक वाली वीडियो आप सभी के लिए। अब रियली सॉरी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद ना आई हो, एक्चुअल में मेरे पास सही में कोई टॉपिक नहीं था वीडियो के लिए, न्यूज़ कोई आई नहीं थी। अब सेकंड वीडियो डालनी ज़रूर थी चैनल के ऊपर क्योंकि टाइम टेबल बन ही चुका है, वरना मैं भी घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रहा था लॉकडाउन के अंदर। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो भाई वीडियो डालनी है। अगर आपको पसंद आई वीडियो, नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। शायद अगर वीडियो बोरिंग लगे तो फिर डिसलाइक भी करना क्योंकि मुझे सही में नहीं पता वीडियो बनी कैसी है। अगर आप बाकी चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे कुछ फैक्ट्स और कमाल की वीडियोस के साथ या फिर बोरिंग वीडियो के साथ आपको चैनल पर कुछ न्यूज़, रूमर्स और अपडेट्स वाले वीडियो भी इन फ्यूचर जरूर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।